ओके लेट्स नाउ आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट वाले सेशन को। लास्ट वाले सेशन में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पेपर फॉर्मेट क्या होता है, एनडीए मैथ्स पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि एक नॉर्मल सा कैंडिडेट जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट है, वो जब एक बार में 120 क्वेश्चन देखता है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले। तो सबसे पहले बच्चों में एक आदत होती है, जैसे 9:30 को सेंटर ओपन हुआ, उन्हें एग्जाम हॉल में भेज दिया गया, वो अपने अपने सीट में जाके बैठ गए, फिर उन्हें क्वेश्चन पेपर मिला। तो क्वेश्चन पेपर में हमें एक ओएमआर सीट मिलती है जिसके अंदर में कुछ डिस्क्रिप्शन हमें भरने होते हैं और फिर उसमें स्पेस बने होते हैं जिसमें हमें गोला लगाना होता है। क्वेश्चंस किया, गोला लगाया, तो आधा घंटा तो इसी काम में लग जाएगा। ठीक 10 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पेपर मिलने के बाद बच्चे में एक आदत होती है, क्योंकि उसे कुछ पता तो होता नहीं है, तो उसे लगता है कि जैसे वो +2 में एग्जाम करता था उसको वैसे करना है। वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देता है। पेपर में उसे मालूम है 120 क्वेश्चन है, उसने अपना पेपर लिया, फर्स्ट पेज आया, 1 2 3 4 5 से 8 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर के अंदर। तो उस एक पेपर के अंदर उसने क्या करना है, वो स्टार्ट कर देगा क्वेश्चन नंबर 1। अब मान लो पेपर का वो क्वेश्चन उसे आता नहीं है, तो उसे लगेगा कि उसकी इंसल्ट हो जाएगी अगर वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर पाया तो। और फिर उसकी नज़र क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाती है, उसके दिमाग में ये भी आता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन भी मेरे से बनेगा या नहीं। तो ऐसे करते करते पहले 10 क्वेश्चन में ही वो अपनी स्ट्रेटेजी से भटक जाता है। उसे यही नहीं समझ में आता कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि अगर उसके स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उसका पेपर गंदा ही हो रहा है। और फिर वो कुछ देर के बाद में अपना दम तोड़ देता है और फिर वो सोचता है कि चलो मैं तुक्के मार देता हूँ, कम से कम बच जाऊंगा। जबकि जो बच्चा क्लियर करता है उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है। आपको करना क्या है, आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। सबसे पहले पेपर मिलने के बाद तुम्हें अपने पेपर को केयरफुल एनालिसिस करना है। यहाँ पे जो वर्ड मैं ये लिख रहा हूँ केयरफुल एनालिसिस, इसका मतलब होता है कि पहले आप पूरे पेपर को देखो तो सही। पूरे पेपर को देखने का मतलब है कि 1 से लेके 120 क्वेश्चन की ओवरव्यू करनी बहुत जरूरी है। केयरफुल एनालिसिस का मतलब होता है कि पेपर को ओवरव्यू करो। ओवरव्यू करते समय तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम उन क्वेश्चंस को टिक मारते हुए जाओगे जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है। अब सोचो तुम्हारे पास में 120 क्वेश्चन, तो जब बच्चा स्टार्ट करता है पेपर को तो वो उसे सबसे पहले इस ओवरव्यू वाले प्रोसेस से पास होना पड़ेगा। आपको करना क्या है, उस समय आप पूरे पेपर को देखो 1 से लेके 120 क्वेश्चन तक, और 1 से लेके 120 क्वेश्चन को देखने के साथ साथ उस पर टिक भी करते हुए जाओ जिसपे आप श्योर हो कि आप कर सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको हो सकता है हाफ एन आवर का टाइम लग जाए, लेकिन उस हाफ एन आवर में कम से कम, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की हुई है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो कम से कम नहीं भी तो 30 से 40 क्वेश्चन पे आप टिक मार चुके होगे, जो आपको पता होगा कि आप करोगे तो हो जाएगा। अब उसके बाद आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पेपर का पूरा 1 घंटा इन्वेस्ट कर दो इन 30 या 40 क्वेश्चन को करने में। इससे क्या होगा कि तुम्हारी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगी, तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुमसे क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे। जैसे अब एक बच्चा है, वो 1 से लेके स्टार्ट कर रहा है, उसके पहले के ही क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो वो तो कभी भी 30 या 40 क्वेश्चन तक शायद ही पहुंच पाए पेपर के एंड तक। लेकिन तुमने उससे पहले क्या कर लिया, केयरफुल एनालिसिस कर लिया था, ओवरव्यू कर लिया था, जिसमें तुमने ये देखा कि आधे घंटे में 30 से 40 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिन पे तुम टिक मार चुके हो, जिसपे तुम श्योर हो कि तुम्हें वो आता है। कल को तुम्हें ये अफसोस ना हो कि तुमने 20 तक पहुंचे, 30 तक पहुंचे, 40 तक पहुंचे, वो भी तुम सिर्फ कर रहे हो, तुम्हें श्योर भी नहीं है कि तुमने सही किया भी या नहीं। घर आए, दोबारा पेपर को खोला, देखा और फिर ये डिसाइड किया कि यार पीछे के क्वेश्चन तो मुझे आते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक्चुअली ये बच्चों के ही कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब वो आते हैं पेपर देके और उन्होंने ये सब फॉलो नहीं किया हुआ होता है, तो वो मुझे आके यही बताते हैं कि सर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस में उलझे रह गए जो हमें आते नहीं थे और हमने उसमें पूरा टाइम खराब कर लिया, और घर में जब हम आके देखे तो हमें काफी ऐसे क्वेश्चंस मिले पीछे की तरफ जिनको हमें देखा भी नहीं था और जो हमें आते थे। तो पहला स्टेप यही हो गया कि केयरफुल एनालिसिस से ओवरव्यू करके हम पहले उन 30 या 40 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके 1.5 घंटे के अंदर उसको फिनिश कर लेंगे। अब सेकंड स्टेप जो है उसमें तुम्हें यह देखना है कि जिन क्वेश्चंस पे टिक नहीं पड़े हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से। तो अभी तो अगर तुम मान के चलो कि तुमने 40 क्वेश्चन किए तो अभी भी 80 क्वेश्चंस हैं जिन पे तुमने अभी देखा भी नहीं है। तो जब तुम इन 80 क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो उनमें से यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर जिसको करने पे वो क्वेश्चंस तुम्हें लगेगा कि आ जाएगा। इन 30 या 40 क्वेश्चन को मैंने रखा था कि तुम्हें आते हैं, इन 80 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लगता है कि तुम करोगे तो आ जाएगा। तो ऑलवेज यू विल फाइंड हाफ ऑफ द पेपर, मतलब 40-50% क्वेश्चंस जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनको तुम 1 घंटे में अगर ट्राई करते हो तो वो आ जाएंगे।
तो ये जो बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं, इनके लिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि तुम उन 40 क्वेश्चन को करो ही नहीं। अगर यू आर नॉट श्योर अबाउट दोज क्वेश्चंस, दोज 40 क्वेश्चंस जिसपे तुम अब श्योर ही नहीं हो कि करने से भी नहीं आएगा, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो। तो अगर इस तरह से तुम फॉलो अप लेते हो तो एट द एंड ऑफ योर 2.5 आवर्स यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ। देखो यहाँ 40 किया है, यहाँ 40 तुमने ट्राई करके किया है, तो दैट मेक्स इन टोटल 80 क्वेश्चंस ऑफ पेपर। अब मान लो इसमें से 10 गलत हो जाए, 15 गलत हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा स्कोर एक बहुत अच्छा हो सकता है। अब रेदर देन दैट, अगर तुम उस अप्रोच से कर रहे हो, तुम्हारा अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है या जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, या पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस कर लो, फिर सेक्शन सी के क्वेश्चन कर लो, उसको ऑर्डर मेंटेन करके करो, तो ये सारी बातें बच्चे के दिमाग में होती है, क्योंकि उसके पास में एंट्रेंस एग्जाम का कोई एक्सपोजर नहीं होता, तो उसे लगता है कि शायद ये तरीका यहाँ पे भी काम आ जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें इस केयरफुल एनालिसिस और प्लानिंग के साथ में चलना होता है। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल सेक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके एनडीओ को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड अलजेब्रा। तो इन चैप्टर्स के अंदर में जो शॉर्टकट्स होते हैं, और अगर तुम एक पेपर को देखो तो 120 क्वेश्चन में से करीब करीब 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शॉर्टकट बेस्ड होंगे। ये 30 या 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्ट शॉर्टकट तुम यूज कर सकते हो, और बचे हुए जो 80 क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हें करने पे पता चलता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये कौन से शॉर्टकट्स होते हैं जिनके बारे में हमें स्कूल में कभी भी नहीं बताया जाता, और जो हम सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या ये कह सकते हो एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही टीचर तुम्हें बताता है। तो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं द सेक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन होता है जिसमें मैक्सिमम शॉर्टकट यूज होता है, और वैसे भी ये पूरा फॉर्मूला बेस ही है। तो लेट्स सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री पे आए हैं और जिसपे हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लासिफिकेशन होती है 4 हिस्सों में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इसमें तुम्हारे पास में 4 चैप्टर्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो 4 चैप्टर्स होते हैं, इससे मिला के 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है। सबसे पहला चैप्टर होता है बेसिक रेशियोज, दूसरा चैप्टर होता है हाइट्स एंड डिस्टेंस, तीसरा चैप्टर होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और चौथा चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अगर मैं इसकी भी क्लासिफिकेशन कर दूं तो इन्हें पेपर बेसिक रेशियो से 8 क्वेश्चन आते हैं, बाकी ये सारे चैप्टर 2 या 3 क्वेश्चन लेते हैं। इनका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, लेकिन हाँ इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये सबको ऐड करके ये कुछ बन जाता है 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में। तो मैक्सिमम शॉर्टकट जो बनते हैं वो इस चैप्टर से निकलते हैं, बेसिक रेशियोज से। हाइट एंड डिस्टेंस में एज सच कोई शॉर्टकट नहीं होता। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में यू विल शॉर्टकट, इनवर्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर यू कैन नॉट यूज शॉर्टकट। अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो उसके लिए, लेकिन तुम्हारा बेसिक रेशियोज वाला सेक्शन जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसपे हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे और वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, उसको हमें मेथड से करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं कैसे क्वेश्चन की, जो तुम्हारे पेपर में आया था। क्वेश्चन था इफ a plus b plus c is equals to pi by 2, find the value of, उसने एक क्वेश्चन दिया था, find the value of tan a into tan b plus tan b into tan c plus tan c into tan a। अब कोई भी बच्चा जो +2 से पहली बार आता है वो इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से ही करता है। अब नॉर्मल तरीका क्या है? नॉर्मल तरीका गलत नहीं होता, बट उसमें क्या होता है कि तुम्हें 4-5 स्टेप्स लिखने होते हैं, और 4-5 स्टेप्स लिखने के साथ साथ तुम्हारे फॉर्मूला पे भी कमांड होना चाहिए। लेकिन जिस मेथड से मैं करूंगा, जिसको मैं शॉर्टकट कह रहा हूं, वो सिर्फ तुमसे डिमांड करेगा कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सही से बनाना आना चाहिए। आई थिंक 10th क्लास में हमें ये बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाता है, तो अगर तुम्हें वो पता है तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अब करना क्या है, तुम्हें 3 एंगल्स का सम दिया हुआ है π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो तुम ऐसा करो, इन वैल्यूज को कुछ ऐसा कर लो कि वो ऐड होके 90 बन जाए। तो जो सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में आएगा, जो सबसे इजीली मेरे दिमाग में आएगा, वो यही हो सकता है कि अगर मैं तीनों को 30 डिग्री ले लूं। अब मैंने क्या किया, ए को भी 30 ले लिया, बी को भी 30 ले लिया, सी को भी 30 ले लिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इनका सम 90 डिग्री भी बन रहा है। अब इसको यहाँ पे पुट कर लो। नाउ tan A मतलब tan 30 इंटू tan B, वो भी tan 30 है, और यही प्रोसेस फिर बाकी दोनों में भी होगा। यहाँ पे भी tan 30 इंटू tan 30, और आखिरी वाले में भी tan 30 इंटू tan 30। अब जिसने भी टेबल नंबर किया उसको अच्छी तरह से मालूम है कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 टू 1/√3 3 बार आ जाएगा। अब एक बार देखो, 1/√3 इंटू 1/√3 होता है 1/3। अब अगर 1/3 3 बार आ गया तो इसका मतलब है तुमने 1/3 को 3 बार ऐड कर दिया, तो आंसर विल बिकम 1।
और अगर तुम इसको मेथड से करते तो 5-6 स्टेप के बाद यही आंसर आता, दैट इज 1। इसमें तुम आराम से टाइम निकाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इस चीज को समझा के तुम्हें बताया, तो इट इज टेकिंग टाइम। जब तुम इसको खुद करोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं इसी तरीके का, तुम्हारे क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें दिया हुआ था कि इफ थीटा प्लस फाइव, अब ये दो एंगल्स हैं, थीटा फाइव कुछ भी ले लो, उसका सम था π/6, और तुम्हें फाइंड करना है क्वेश्चन में √3 प्लस टेन थीटा इंटू √3 प्लस टेन फाइव। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मैं सेम अप्रोच लगाऊंगा, बट इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। फर्क यह है कि अभी भी दो एंगल का सम π/6 मतलब 30 डिग्री लाना है। बच्चे को दिमाग में ये हो सकता है कि सर मेरे ख्याल से इक्वल एंगल करना चाहते हैं। अब इक्वल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 15 डिग्री की वैल्यू बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, क्योंकि ये टेबल में नहीं होता है, फॉर्मूला से निकालते हैं। तो अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है तो आई एम यूजिंग दिस मेथड। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कि 15 से अलग हो लेकिन सम 30 का दे रहा हो। तो ऐसी वैल्यूज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दो मिलेंगी, या तो 0 या फिर 30। 0 और 30 को अगर तुम मैं करते हो तो इक्वल हो जाता है। तो मैंने क्या किया, थीटा को मान लिया 0, फाइव को मान लिया 30। अब इस वैल्यू के साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जाता हूँ। तो √3 तो √3 है, tan थीटा tan 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है, तो ये जो गया। और उसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में √3 है, tan 30 की वैल्यू होती है /√3, तो ये √3 मैं यहाँ लिख देता हूँ। √3 प्लस 0 तो रहेगा √3 रहेगा। बस तुम्हें करना क्या है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दे रहा है। वो तो कोई भी कर सकता है जिसको भी रूट की प्रॉपर्टी पता है। √3 इंटू √3 इज 3 प्लस √3 इंटू 1/√3 इज 1। तो क्या हो गया, 3 + 1 दैट इज 4। तो ये मैंने कुछ सैंपल्स दिखाए हैं। अब इसी तरीके का एप्लीकेशन एक और क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि शायद दिखने में इस जैसा बिल्कुल। वो क्वेश्चन है, इफ tan स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है हमें, और हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में a प्लस b की वैल्यू। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, ये सब तुम्हारे पेपर में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मान लिया शॉर्टकट लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर तो ये मेथड पता है तो तुम उस मेथड से उस क्वेश्चन को सकते हो। अब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाकी दोनों से थोड़ा डिफरेंट देख रहे हैं। करना क्या है, ध्यान से देखो। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद की है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि tan का जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू होता है वो 40 डिग्री पे, एंड दैट वैल्यू इज 1। तो हम लोग ऐसा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल बी को ले लेंगे 45 डिग्री। अब 45 डिग्री क्यों ले रहे हैं, 60 क्यों नहीं ले रहे, 30 क्यों नहीं ले रहे? तो इसका आंसर सिर्फ यही है कि tan में 45 डिग्री सबसे इजीएस्ट वैल्यू देता है, इट इज 1, इसलिए हमने को 45 डिग्री ले लिया। अब बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो मुझे राइट हैंड साइड को 1 बनाना पड़ेगा, और वो वैसे बन सकता है अगर साइन ए गायब हो, और वो गायब होगा क्योंकि मैं लेने जा रहा हूं ए को 0 डिग्री, क्योंकि जैसे मैंने ए को 0 लिया, वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0, तो ये दोनों वैल्यूज गायब हो गए और खाली बच गया 1। तो मैंने क्या किया, एक तरह से इक्वेशन को बैलेंस कर दिया आपस में। तो b को 45 लेके और a को 0 लेके मेरा ये क्वेश्चन जो है ये ट्रू हो गया। तो अब मुझे फाइंड करना था क्वेश्चन में a + 2b क्यों, तो सीधा इस एंगल को यहां पुट कर लो, a इज 0 एंड b इज 45, तो 0 + 2 × 45 द आंसर इज 90 डिग्री। आई होप तुम लोग को ये चीजें कुछ समझ में आए। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं जो इस साल पेपर में आया था, वो भी इसी कंसेप्ट से होगा, वो भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि पेपर में हमेशा ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे जिसको तुम इस तरह के शॉर्टकट्स यूज करके कर सकते हो। Now the question which has come this time in your paper, वो कह रहा था कि if sin θ1 plus sin θ2 plus sin θ3 plus sin θ4, इसकी वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में 4 के इक्वल, और बदले में उसने बोला था कि फाइंड करो द वैल्यू ऑफ cos θ1 plus cos θ2 plus cos θ3 plus cos θ4। अब देखो हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कर रखे हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो 4 वैल्यूज हैं जिसका सम 4 लाना। तो सबसे इजीएस्ट चॉइस जो मेरे दिमाग में आएगी वो यही होगा कि मैं को 1 1 1 वैल्यू असाइन कर दूं। अब तुम्हें सोचना सिर्फ इतना है कि साइन में ऐसा कौन सा एंगल होता है मुझे 1 देता है। तुम्हें अगर टेबल पता है तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि θ1 θ2 θ3 θ4 साइन में सिर्फ एक ही एंगल ऐसा होता है जो 1 देता है, एंड दैट इज 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, θ1 θ2 θ3 θ4 को 90 डिग्री कर लिया, जिससे ये सम 4 हो जाए। तो अगर मैंने इनको 90 डिग्री वैल्यू एन कर दिया है, तो जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वहां भी θ1 θ2 θ3 और θ4 ही है, तो मुझे वहां पे भी cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90 4 बार लिखना पड़ेगा। और टेबल से तुमको को पता होना चाहिए कि cos 90 वैल्यू होती है 0, तो 4 बार 0 ऐड होने पे भी आंसर जो है वो जो हो जाएगा। आई होप तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही है, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि हाउ वी आर यूजिंग द एंगल कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो स्टॉप कर दे।